हाँ भाई, शुरू किया जाए। क्या चल रहा था हमारे आपके बीच में? लाइफ प्रोसेस के बारे में चल रही थी बातचीत। तो मैंने बक्कल कैविटी के बारे में बताया था कितने, या बक्कल कैविटी का ही दूसरा नाम क्या है, ओरल कैविटी कहते हैं। और ये कितने पार्टों से मिलकर बनी होती है मैंने बताया था। अपर जा होता है, लोअर जा होता है, टंग होती है, टीथ होती है और सलाइवरी ग्लैंड। इतने पार्टों से मिल करके क्या बनी होती है? ओरल कैविटी बनी होती है। ह्यूमन में मैंने बताया था कि 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं: इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसाइजर का काम मैंने बताया था, ये क्या काम करते हैं? भोजन को काटने का काम करते हैं। कैनाइन का काम मैंने बताया था, ये भोजन को चीरने और फाड़ने का काम करते हैं। प्रीमोलर और मोलर टीथ क्या करते हैं? फूड को ग्राइंड करने का काम करते हैं। मैंने बताया था कि बच्चों में दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है, लेकिन एडल्ट में कितनी होती है? 32 होती है। कितनी होती है? 32 होती है। और मैंने ये भी बताया था कि ह्यूमन में कितने पेयर सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं? 32 पेयर सलाइवरी 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती है ह्यूमन में। और सबसे बड़ी सलाइवरी ग्लैंड कौन सी होती है? पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स। और पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड कान के ठीक नीचे यहाँ पर पाई जाती हैं। कभी कभी वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है, तब इनमें सूजन आ जाती है, इन्फ्लामेशन आ जाता है और तेज दर्द होने लगता है। तब वो डिजीज़ को क्या कहते हैं? मम्स डिजीज़ कहते हैं। तो मम्स डिजीज़ एक कैसी है? वायरल डिजीज़ है। और इसके द्वारा सलाइवरी ग्लैंड से स्लाइवा का सिक्रीशन होता है। क्या सिक्रीट होता है? स्लाइवा सिक्रीट होता है। और स्लाइवा में मैंने बताया था कि 2 एंजाइम पाए जाते हैं। एक तो टाइलिन एंजाइम है, इसी को क्या कहते हैं? सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम कहते हैं। ये पॉलीसैकेराइड स्टार्च को डाइसैकेराइड माल्टोज में कन्वर्ट करता है स्लाइटली एसिडिक मीडियम में। और दूसरा मैंने बताया था लाइसोजाइम एंजाइम होता है। और लाइसोजाइम एंजाइम कैसा है? एंटीबायोटिक होता है। एंटीबायोटिक का मतलब ये पैथोजनस माइक्रोब्स को क्या करता है? किल करता है, मतलब हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है। तो देखा जाए, ये तो मैंने बताया बक्कल कैविटी, जिसके बारे में चर्चा हो चुकी है। और बक्कल कैविटी के जस्ट बाद क्या होता है? इस प्रकार से क्या होता है? फेरिंग्स होता है। बक्कल कैविटी के ठीक ऊपर, ओरल कैविटी के ऊपर, यहाँ पर क्या पाई जाती है? नोच पाई जाती है इस प्रकार से। और नोच जो है नेजल सेप्टम के द्वारा 2 पार्टों में डिवाइड होती है। अब ये क्या कहलाता है? नेजल चैम्बर कहलाता है। और यहाँ पर अगर देखें तो क्या होता है? ट्रैकिया होती है। इसे क्या कहते हैं? विंड पाइप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विंड पाइप या ट्रैकिया कहलाती है, ट्रैकिया। अब ये ट्रैकिया के टॉप पर क्या पाया जाता है? इस प्रकार से लैरिंग्स पाया जाता है। और लैरिंग्स जिस पोर के द्वारा फेरिंग्स में खुलता है, उस पोर को क्या कहते हैं? ग्लॉइटिस कहते हैं। ये क्या कहलाता है? ग्लॉइटिस कहलाता है। और ग्लॉइटिस के ऊपर एक ढक्कन पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? एपीग्लॉइटिस कहते हैं। ये एपीग्लॉइटिस कहलाता है, एपीग्लॉइटिस कहलाता है। तो ये मैंने बताया फेरिंग्स के बारे में। ये फेरिंग्स है, इस प्रकार से फेरिंग्स। अब देखा जाए, यहाँ से क्या जाती है? एयर जाती है, नॉस्ट्रल से होती हुई ये एयर जाती है। ये एयर यहाँ से होती हुई O2, ये O2 जा रही है यहाँ से होती हुई। ये O2 यहाँ से होती हुई, यहाँ से होती हुई O2, और यहाँ से लंग में चली जा रही है। दूसरी बात देखा जाए, बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी के अंदर हम क्या करते हैं? फूड को ग्राइंड करते हैं। ये भोजन है, ये क्या है? फूड है। ये क्या है? फूड है। यहाँ से फूड, यहाँ से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ फूड कहाँ चला जाएगा? ईसोफेगस से होता हुआ स्टोमक में जाएगा। कहाँ जाएगा? ईसोफेगस से होता हुआ स्टोमक में जाएगा। तो इस प्रकार से जिस रास्ते से गैसें आ जा रही हैं, उसी रास्ते से क्या जा रहा है? भोजन जा रहा है। तो तुम्हें याद रखना है, फेरिंग्स क्या है? एक कॉमन पैसेज है फॉर swallowing ऑफ फूड एंड गैसेस एक्सचेंज।
तो तुम्हें याद रखना है फायरिंग्स एक कॉमन पैसेज है भोजन के आदान प्रदान के, भोजन को निगलने और गैसों के आदान प्रदान के लिए, क्योंकि इसी रास्ते से गैसें आ जा रही हैं और इसी रास्ते से भोजन भी जा रहा है। तो ये क्या है फायरिंग्स? इट इज़ अ कॉमन पैसेज फॉर सोलोइंग अ फूड एंड गैसेस एक्सचेंज। ये बात तुम्हें याद रखना है। उसके बाद में देखा जाए क्या चीज़ मैंने बताया, उसके बाद फायरिंग्स के बाद में क्या आता है, ईसोफेगस आता है। अब ईसोफेगस के बारे में देखें अपन। ईसोफेगस एक ट्यूबुलर पार्ट होता है, एलिमेंट्री कैनाल का एक नलिकाकार पार्ट होता है, ये ईसोफेगस होता है। और ईसोफेगस किस में जा कर के खुलता है? स्टोमक में जा कर के खुलता है। एक बात तुम्हें बताएं, एलिमेंट्री कैनाल का केवल ईसोफेगस पार्ट ही ट्यूबुलर होता है। एलिमेंट्री कैनाल जो होती है ट्यूबुलर नहीं होती है, वो क्वाइल्ड होती है। कैसी होती है? क्वाइल्ड होती है। ईसोफेगस के अंदर किसी भी प्रकार का फूड का डाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर डाइजेस्टिव ग्लैंड एब्सेंट होती हैं, केवल म्यूकस ग्लैंड पाई जाती हैं। और एक बात तुम्हें याद रखना है, सबसे मोटी म्यूकोसा कहाँ की होती है? ईसोफेगस की होती है। ईसोफेगस की वाल में दो प्रकार की मसल्स पाई जाती हैं। बाहर की तरफ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती हैं और अंदर की तरफ सर्कुलर मसल्स होती हैं। जब ये मसल्स कॉन्टैक्ट और रिलैक्स होती हैं तो एक प्रकार की रेस पैदा होती हैं, एक प्रकार की लहरें पैदा होती हैं। उन लहरों को क्या कहते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, क्रमाकुंचन तरंगे कहते हैं। तो तुम्हें याद रखना है, ईसोफेगस की वाल में दो प्रकार की मसल्स पाई जाती हैं, बाहर की तरफ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और अंदर की तरफ सर्कुलर मसल्स। और जब ये मसल्स कॉन्टैक्ट और रिलैक्स होती हैं तो एक रेस पैदा होती हैं, जिन्हें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। और इन्हीं मूवमेंट के द्वारा भोजन नीचे की तरफ खिसकता है। तो ईसोफेगस के अंदर किसी भी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता है। दूसरी बात देखा जाए, अगर तुमसे पूछा जाए लॉन्गेस्ट ईसोफेगस किस में पाया जाता है, तो जिराफ और कैमल में पाया जाता है, क्योंकि उसकी गर्दन कैसी होती है? काफ़ी लंबी होती है। नेक्स्ट चीज़ देखा जाए, ईसोफेगस स्टोमक के जिस पोर्शन में आकर के खुलता है, यहाँ पर एक मसल्स पाई जाती हैं। इन्हें क्या कहते हैं? कार्डियक इंस्पेक्टर मसल्स कहते हैं। तो ये कार्डियक इंस्पेक्टर मसल कहलाती हैं। और स्टोमक जो होता है जे शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, जे शेप्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ह्यूमन का स्टोमक 3 चैम्बर में डिवाइड होता है। 3 चैम्बर कौन कौन से हैं? देखिए, ये वाला चैम्बर कौन सा कहलाता है? कार्डियक कहलाता है। ये कार्डियक कहलाता है। इस चैम्बर को क्या कहते हैं? फंडिक कहते हैं। ये फंडिक कहलाता है। और इस वाले चैम्बर को क्या कहते हैं? पाइलोरिक कहते हैं। ये पाइलोरिक। तो तुम्हें याद रखना है, ये जे शेप्ड स्ट्रक्चर होती है और स्टोमक में भोजन काफ़ी समय तक रहता है, लगभग 3 से 4 घंटे तक रहता है। तो तुमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बताइए स्टोमक का शेप कैसा होता है? जे शेप्ड होता है। ये भी पूछ सकते हैं कि बताइए भोजन सबसे ज़्यादा समय तक कहाँ रहता है? तो स्टोमक में रहता है। और ह्यूमन का स्टोमक कितने चैम्बर में डिवाइड होता है? 3, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होगी। यहाँ पर एक मसल्स पाई जाती हैं। यहाँ पर जो मसल्स पाई जाती हैं उन्हें पाइलोरिक इंस्पेक्टर मसल्स कहते हैं। तो ये क्या कहलाती है? पाइलोरिक। ये पाइलोरिक इंस्पेक्टर मसल कहलाती हैं। ये जो मसल्स होती हैं एक वाल्व का काम करती हैं। भोजन को इधर से तो इधर आने देंगी, लेकिन वापस भोजन को नहीं जाने देंगी। तो इधर ये भोजन आगे तो जाने देंगी, लेकिन अगर जो हम सोचे इधर से भोजन इधर जाए तो इम्पॉसिबल। तो ये मसल्स क्या काम करते हैं? वाल्व का काम करती हैं। अब देखा जाए, स्टोमक में पाई जाती हैं, स्टोमक की वाल में गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती हैं। और गैस्ट्रिक ग्लैंड में मेनली 3 प्रकार की सेल्स होती हैं।
एक कौन सी होती है, म्यूकस नेक सेल होती है। मतलब स्टोमक वाल में गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है, तो ये मैंने कहा गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो स्टोमक की वाल में 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड में 3 टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। 3 टाइप सेल्स आर प्रेजेंट। पहला कौन सा है, देखिए, पहली एक होती है म्यूकस नेक सेल। ये म्यूकस नेक सेल, नेक सेल होती हैं। इनके द्वारा क्या सिक्रीट होता है, म्यूकस। म्यूकस सिक्रीट होता है। और दूसरी सेल्स कौन सी होती हैं, दूसरी होती हैं आर्जेंटिक सेल। आर्जेंटिक सेल या इन्हीं को क्या कहते हैं, पैराइटल सेल कहते हैं। और इनके द्वारा क्या सिक्रीट होता है, HCl सिक्रीट होता है। और नेक्स्ट कौन सी होती हैं, पैप्टिक सेल होती हैं। ये पैप्टिक सेल होती हैं। इनके द्वारा क्या सिक्रीट होता है, पैप्सिन। ये पैप्सिन और रेनिन हार्मोन सिक्रीट होता है। रेनिन एंजाइम सिक्रीट होता है। रेनिन एंजाइम की स्पेलिंग है RENNIN और हार्मोन की स्पेलिंग होती है RENIN। इनके द्वारा गैस्ट्रिक ग्लैंड में देखो 3 टाइप की सेल्स पाई जाती हैं। म्यूकस नेक सेल जिनसे म्यूकस सिक्रीट होता है, दूसरा आर्जेंटिक सेल जिनसे HCl सिक्रीट होता है, और तीसरा पैप्टिक सेल्स या पैप्टिक सेल्स जिनसे पैप्सिन या रेनिन सिक्रीट होता है। दोनों सिक्रीट होते हैं। अब देखा जाए म्यूकस नेक सेल से म्यूकस सिक्रीट होता है। और म्यूकस क्या काम करता है, स्टोमक की आंतरिक वाल पर इनर सरफेस पर एक थिक लेयर बनाता है, मोटी परत बनाता है। और आर्जेंटिक सेल का ही दूसरा नाम पैराइटल सेल है। इससे क्या सिक्रीट होता है, HCl सिक्रीट होता है। HCl स्टोमक के अंदर स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम बनाता है। अब देखा जाए HCl का काम क्या होता है, अगर एक तो स्टोमक के अंदर स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम बनाता है, दूसरी बात अगर फूड के साथ कोई माइक्रोब्स पहुंच जाते हैं, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म पहुंच जाते हैं, उनको किल कौन करता है, HCl करता है। अगर भोजन के साथ कोई हार्ड सबस्टेंस पहुंच जाते हैं, उनको डिजॉल्व कौन करता है, HCl डिजॉल्व करता है। और इनएक्टिव पैप्सिनोजन और प्रोरेनिन को एक्टिव पैप्सिन और रेनिन में कौन कन्वर्ट करता है, HCl कन्वर्ट करता है। HCl स्टोमक के अंदर भोजन को सड़ने से बचाता है। तो ये काम सब कौन करते हैं, HCl करते हैं। तो HCl का फंक्शन तुमसे पूछा जा सकता है। अब पैप्सिन एंजाइम क्या काम करता है, जैसे हम भोजन की प्रोटीन लेते हैं। भारतीयों के लिए प्रोटीन का मेन सोर्स क्या होता है, दालें होती हैं। वैसे वर्ल्ड की पॉपुलेशन के लिए प्रोटीन का मेन सोर्स क्या होता है, बोलो भाई, मांस होता है। लेकिन इंडियंस के लिए दालें होती हैं। तो पैप्सिन एंजाइम इस पर वर्क करता है। ये पैप्सिन एंजाइम वर्क करता है। pH कितना होना चाहिए, pH होना चाहिए 1.8, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में। तब प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाती है, प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स में कन्वर्ट हो जाती है, पेप्टोन्स में कन्वर्ट हो जाती है। अभी देखा जाए प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट नहीं हुई, तो हम ये नहीं कहेंगे प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन हुआ। ये हम कहेंगे प्रोटीन का मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ पर होता है, आपका आंसर होगा स्टोमक के अंदर प्रोटीन का मैक्सिमम डाइजेशन होता है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है। और गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, म्यूकस भी होता है, वाटर होता है, HCl होता है। और ये एंजाइम पाए जाते हैं पैप्सिन और रेनिन। ह्यूमन में रेनिन कैसा होता है, इनएक्टिव होता है, ज़्यादा एक्टिव नहीं होता है। तो एक चीज़ और थोड़ा सा नोट कर लीजिए, बता रहे हैं आपको। तो ये ह्यूमन के स्टोमक के बारे में मैंने बात की।
हाँ, नोट कर लिया भाई। आगे देखा जाए क्या है, तो ये स्टोमक के बारे में मैंने बताया, ह्यूमन के स्टोमक के बारे में बताया। उसके बाद में देखा जाए स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट कौन सा होता है? ड्यूडेनम होता है। दूसरा पार्ट कौन सा है? ज्यूजेनम होता है। और तीसरा पार्ट कौन सा है? इलियम होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, ज्यूजेनम और इलियम। आगे देखा जाए क्या होता है, जैसे तुमको मैंने बताया ये क्या है? बक्कल कैविटी। तो ये तो ओरल कैविटी, बात समझ में आ गई। तो इसे क्या कहते हैं? ओरल कैविटी कहते हैं, कैविटी कहते हैं। ओरल कैविटी के बाद में मैंने बताया ये फायरिंग्स होता है। तो ये भी मैंने कंप्लीट कर दिया, ये फायरिंग्स होता है। उसके बाद में कौन सा होता है? ईसोफेगस। ये भी मैंने बात बता दी, ये क्या है? ईसोफेगस कहलाता है, ईसोफेगस कहलाता है। उसके बाद मैंने बताया क्या? स्टोमक। ये बात भी मैंने बता दिया। स्टोमक के बारे में देखा जाए, ये स्टोमक है। तो ये मैंने बता दिया स्टोमक, स्टोमक बता दिया। स्टोमक के बाद में अब क्या स्टार्ट होगी? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट कौन सा है? ड्यूडेनम। ड्यूडेनम का शेप कैसा होता है? यू के आकार की स्ट्रक्चर होती है। ड्यूडेनम कैसा है? यू के आकार की स्ट्रक्चर। तो इतना पार्ट क्या कहलाता है? ड्यूडेनम कहलाता है। ये ड्यूडेनम कहलाता है। उसके बाद का पार्ट क्या होता है? इस प्रकार से ज्यूजेनम होता है। और ज्यूजेनम के बाद का पार्ट क्या कहलाता है? इलियम कहलाता है। इस प्रकार से ये इलियम, और इलियम का अंतिम सिरा फूला हुआ होता है, जिसे क्या कहते हैं? सेकुलस रोटेंडस कहते हैं। तो इतना पार्ट क्या होता है? ज्यूजेनम होता है। यह ज्यूजेनम होता है। और इतना पार्ट क्या होता है? इलियम। ये इलियम होता है। और इसे क्या कहते हैं? सेकुलस रोटेंडस कहते हैं। ये सेकुलस रोटेंडस कहलाता है, रोटेंडस कहलाता है। और ये जो छेद होता है उसे क्या कहते हैं? इलियोसिकल वाल्व कहते हैं। इलियोसिकल वाल्व कहलाता है, वाल्व कहलाता है। अब देखा जाए ड्यूडेनम के बारे में सबसे पहले बात करने जा रहे हैं। ड्यूडेनम यू के आकार की स्ट्रक्चर है। ड्यूडेनम के दोनों लिम्स के बीच में यहाँ पर क्या पाया जाता है? पैंक्रियास पाया जाता है। तो इसको हमने क्या कह दिया? पैंक्रियास। ये पैंक्रियास कहलाता है। और पैंक्रियास से क्या निकलती है? एक डक्ट निकलती है, जिसे पैंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। तो ये क्या कहलाती है? पैंक्रियाटिक डक्ट कहलाती है। तो ये पैंक्रियाटिक डक्ट। यहाँ पर देखो क्या पाया जाता है? ये लीवर पाया जाता है। ये क्या है? लीवर, लीवर पाया गया। यहाँ पर क्या होता है? इस प्रकार से गाल ब्लैडर होता है। ये क्या कहलाता है? गाल ब्लैडर। ये गाल ब्लैडर कहलाता है, ये गाल ब्लैडर कहलाता है। और इससे क्या सिक्रीट होता है? बाइल जूस सिक्रीट होता है, बाइल जूस। तो लीवर से क्या सिक्रीट होता है? बाइल जूस। और ये गाल ब्लैडर में जा कर के स्टोर होता है। और इससे जो डक्ट निकलती है उसे क्या कहते हैं? सिस्टिक डक्ट कहते हैं। ये क्या कहलाती है? सिस्टिक डक्ट। ये सिस्टिक डक्ट कहलाती है, डक्ट कहलाती है। और लीवर से एक डक्ट निकलती है, जैसे हिपैटिक डक्ट कहते हैं, हिपैटिक डक्ट। इस प्रकार से सिस्टिक डक्ट से मिल जाती है। और मिल जब जाती है तो एक कॉमन बाइल डक्ट बनती है। ये क्या बनी? कॉमन बाइल डक्ट बनती है। इस प्रकार से ये कॉमन बाइल डक्ट बनी। तो इसे हमने क्या कह दिया? कॉमन। ये कॉमन बाइल डक्ट कहलाती है, बाइल डक्ट कहलाती है। तो ये कॉमन बाइल डक्ट। और कॉमन बाइल डक्ट यहाँ से होती हुई, यहाँ से होती हुई जा कर के किससे मिल जाती है? इससे, किससे? पैंक्रियाटिक डक्ट से मिल जाती है। और पैंक्रियाटिक डक्ट और ये दोनों मिल करके
एक हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट बनाती हैं। इस डक्ट को क्या कहते हैं? हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं, पैंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। तो ये हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट कहलाती है और हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट ड्यूडेनम में आकर के ओपन होती है। यहाँ पर एक वाल्व पाए जाते हैं, इन्हें इंस्पेक्टर ऑफ ओडाई कहते हैं, इंस्पेक्टर ऑफ ओडाई कहते हैं, ये ओडाई कहलाते हैं। तो यहाँ से पैंक्रियास एक मिक्स ग्लैंड है, क्योंकि इसमें एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों पार्ट पाए जाते हैं। एक्सोक्राइन से पैंक्रियाटिक जूस निकलता है, सेक्रीट होता है। और यहाँ मैंने बताया लीवर से बाइल जूस सेक्रीट होता है, गाल ब्लैडर में जाकर के बाइल जूस स्टोर हो जाता है। और जब गाल ब्लैडर कांटेक्ट होता है तो बाइल जूस यहाँ से होता हुआ ड्यूडेनम में आकर के मिल रहा है। और यहाँ से पैंक्रियाटिक जूस सेक्रीट होता है, वो भी जाकर के ड्यूडेनम में मिलता है। तो ड्यूडेनम में एक तो बाइल जूस आकर के मिला और दूसरा कौन सा मिलता है? पैंक्रियाटिक जूस आकर के मिलता है। और क्या पाई जाती हैं? इसके अंदर एक इंटेस्टाइनल ग्लैंड भी पाई जाती हैं। मतलब यहाँ पर ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड पाई जाती हैं, जिनके द्वारा इंटेस्टाइनल जूस सेक्रेट होता है। तो वो भी इसे क्या कहते हैं? इंटेस्टाइनल ग्लैंड कहते हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड कहते हैं। इनसे इंटेस्टाइनल जूस सेक्रेट होता है, वो भी जा कर के ड्यूडेनम में मिल जाता है। तो ड्यूडेनम में कितने जूस आकर के मिलते हैं? 3। कौन कौन से जूस मिलते हैं? एक तो बाइल जूस आकर के मिलता है, दूसरा पैंक्रियाटिक जूस आकर के मिलता है और तीसरा इंटेस्टाइनल जूस आकर के मिलता है। तो ये 3 जूस कहाँ पर आकर के मिल जाते हैं? इंटेस्टाइनल जूस के अंदर मिल जाते हैं। तो आज इतना रखिए, उसके बाद में हम, क्योंकि जूस को पढ़ाने में समय लगेगा, तो इसके बाद की बातें बाद में बताएंगे। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और आप भी पढ़िए और अपने दोस्तों की बताइए कि क्लासेस चल रही हैं। पूरी साइंस पढ़ाई जाएगी, पूरी मैथ पढ़ाई जाएगी और बगैर पैसे की क्लासेस चल रही हैं, जिससे इस संकट के समय अधिक से अधिक हम आपको लाभ पहुंचा सकें। इसलिए मैंने ये क्लासेस अपनी रन किए हैं। बेस्ट ऑफ लक।